What's up everyone? Welcome back to the channel. आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 में प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है, वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, प्योर साइंस प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये सब हमने मीनिंग लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर लिया था। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल्स के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी प्रिंसिपल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और व्हाई द प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये पढ़ाया क्यों जा रहा है यार, हमारी ज़िंदगी में, हमारे मैनेजमेंट में ये काम भी आने वाला है या नहीं आने वाला है, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में कवर करके चलेंगे। तो दिस इज़ गोना बी वंस अगेन अ बेसिक वीडियो और अगली क्लास से हम लोग चलेंगे प्रिंसिपल्स की तरफ के। प्रिंसिपल्स एक्चुअल में हैं कौन कौन सी, चलो आ जाओ फिर जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखो यार, सबसे पहला जो फीचर है हमारे प्रिंसिपल्स का, जितने भी हम प्रिंसिपल्स अभी आगे पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी से मेरा क्या मतलब है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक फॉर एग्जांपल कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी, कोई मिडिल साइज का, कोई मिड स्केल बिजनेस है वहाँ पे भी, कोई बड़ा बिजनेस है, कोई बड़ा कंपनी है वहाँ पे भी, यानी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होते हैं। हाँ, उनका जो एप्लीकेशन है वो एज पर सिचुएशन आपको मॉडिफाई जरूर करना पड़ता है। मतलब ये तो कल भी पढ़ा था कि यार कोई भी चीज डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती है, कोई साइंस थोड़ी ना है, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स पे बेस्ड है। तो ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ना, ह्यूमन बीइंग्स को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, इवन किसी के बस की भी बात नहीं है यार। इंसान होता ही ऐसा है, हर सेकंड बदलता है, हर मिनट बदलता है, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, ये तो कॉमन सी बात है। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी रखते हैं, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ मॉडिफिकेशंस इनमें करने पड़ते हैं, मॉडिफिकेशंस चलेंगे इनके अंदर। ये बिल्कुल रेडीमेड सॉल्यूशंस तो नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है, तो आपको इनमें समय के अनुसार चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट। दूसरा क्या आता है हमारे पास, जनरल गाइडलाइंस। लो सर, ये फिर से किसी भी चीज का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, दीज आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस। आप लिख के आओगे कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दे जस्ट प्रोवाइड अस विद यूजफुल इंसाइट्स। ये सिर्फ और सिर्फ हमें यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नथिंग एल्स। एप्लीकेशन तो आपके ऊपर है, आप कितने अच्छे से अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बता दिया गया कि इस काम में आपको जितनी भी आपकी अननेसेसरी वैरायटी है वो आपको हटानी है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं पेन बनाता हूँ, 10 तरीके के पेन बनाता हूँ, बिकते सिर्फ 8 हैं, 2 पे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो अब मुझे प्रिंसिपल ये बताएगा कि इसे हटा दो। किस एक्सटेंट तक हटाना है या मुझे मार्केट करके उसे और बेचना है, ये तो मेरे ऊपर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। नंबर 3, दीज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन से बने। सिमिलरली ये प्रिंसिपल्स, ये वाला पॉइंट वही मैच हुआ था, ये वाला जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये भी कैसे बने हैं, बहुत प्रैक्टिस से, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करा गया है ह्यूमन बींग्स को, और एक्सपेरिमेंटेशन से। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके टाइम टू टाइम डायनामिक नेचर के अकॉर्डिंगली इनको बदला गया है, समय के अनुसार चीज़ें बदली हैं, चेंज हुई हैं, राइट। उसके बाद दीज प्रिंसिपल्स आर कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। कॉन्टिंजेंट मीन्स डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस हैपनिंग अराउंड, कि क्या चल रहा है, किस तरीके का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार आपको प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है। मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम टू सेम प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। प्रिंसिपल एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशन चेंज होगा ही होगा। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो हैं, बट यहाँ पे भी मैंने बोला कि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन यू हैव टू मॉडिफाई, यू हैव टू गिव शेप टू द प्रिंसिपल्स, यू हैव टू गिव शेप टू द बिहेवियर एज पर द नीड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये देखना पड़ेगा, लाइक किसी प्रिंसिपल ने ये कहा कि सर डिसिप्लिन है, एक प्रिंसिपल अभी आप लोग पढ़ोगे डिसिप्लिन, कि सब जगह डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन डिसिप्लिन भी तो अलग अलग तरीके का होता है ना। अब आपके घर पे डिसिप्लिन अलग है कि भाई इस टाइम तक आ जाना है, ये खाने का टाइम है, ये है। कई जगह वो नहीं होता, हर घर में अलग अलग डिसिप्लिन होता है। सब जगह स्कूल्स में अलग, कॉलेजेस में अलग, सब जगह अलग अलग वे में इसको यूज करा जाता है। तो ये कॉन्टिंजेंट होता है, डिपेंडेंट होता है कि कहाँ पे आप इसको अप्लाई कर रहे हो, राइट। इसके बाद फ्लेक्सिबल, ऑब्वियसली ये रिजिड नहीं है। जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स थे वो रिजिड थे,
लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब इट कैन बी चेंज एज पर द नीड्स, इनको बदला जाएगा। इसको आप ये नहीं कह सकते कि हाँ रिजिडिटी आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। प्लानिंग से रिजिडिटी तो 100% आती है। अगर आपने कुछ पहले से प्लान करके रखा है तो आपके पास रिजिडिटी आएगी ही आएगी। बट ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप है, इसको आप अपने अनुसार समय के अनुसार चेंज कर सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। मेनली बिहेवियरल जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को शो करते हैं, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और इनका मकसद भी ये होता है कि हम ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंगली ही इन्हें फ्रेम करें और ह्यूमन बींग्स के ऊपर इन्हें अप्लाई भी करें। जैसे एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स अभी आप पढ़ोगे। एस्पिरिट डी कॉर्प्स में हम लोग बात करते हैं टीम स्पिरिट की, कि मतलब अ पर्सन शुड रिप्लेस आई विद वी। अगर हम मैं से हटा के हम शब्द यूज करूंगा कि ये मैंने नहीं करा, हम सब ने करा, तो सारे जितने भी लोग होंगे वो मोटिवेटेड फील करेंगे। तो है तो एक छोटी सी बात कि मैं हटा दो, हम वर्ड यूज कर लो, आई हटा के वी वर्ड यूज कर लो, लेकिन वो कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है ह्यूमन बींग्स के माइंडसेट के ऊपर वो सबको पता है। तो इस तरीके के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को देखते हुए बनाए गए हैं और उन्हें ही इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जितने भी हमारे पास ये प्रिंसिपल्स हैं इनमें हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट? कॉज कि आप कोई काम कर रहे हो तो इफेक्ट उससे ये प्रभाव आने वाला है। लाइक अगर तुम उल्टा सीधा खाओगे तो तुम्हारे जो स्टमक है ना उसमें प्रॉब्लम होने वाली है, फिर तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ बैठना पड़ेगा बहुत देर तक। तो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आप कोई काम करते हो तो वहां से आपको क्या रिजल्ट आने वाला है। दिस इज कॉज एंड इफेक्ट। तो हर प्रिंसिपल में दो चीजें बताई गई हैं कि आप ये करो, ये करोगे तो ऐसा होगा, कॉज एज वेल एज इफेक्ट, इससे ये रिजल्ट आएगा, कॉज एज वेल एज इफेक्ट। इस तरीके से प्रिंसिपल को फ्रेम करा गया है कि आपको कॉज भी पता चले और उसका इफेक्ट भी पता चले। तो ये होते हैं हमारे पास सारे के सारे फीचर्स जो कि हमने पढ़ने होते हैं, ये हमने डिस्कस करे। इस तरीके के अगर आप लोग चार्ट्स बनाओगे तो आपको बहुत इजी रहेगा याद करने में और काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी अच्छे लगते हैं, पढ़ने में भी आसानी होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं सीधा इंपॉर्टेंस की तरफ। वाई द प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट, वाई दीज प्रिंसिपल्स आर गेटिंग सो मच इंपॉर्टेंस नाउ अ डेज। ये प्रिंसिपल्स इतने ज़रूरी क्यों होते जा रहे हैं, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि नंबर वन, सबसे पहले दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड मैनेजर्स with useful insights into reality। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? इंसाइट्स। इंसाइट्स का मतलब होता है एक नज़रिया, एक सिचुएशन। मतलब अगर मैंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़े हैं, मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, उन सभी प्रिंसिपल्स को मैं भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करता हूँ, मैं भी अपने साथ यूज़ करता हूँ, आप लोग भी उनसे सीख सकते हो और वो आपको एक यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करेंगे जिसको आप रियल में यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकते हो। देखो, हर तरीके का व्यापार होता है, हमारे आसपास बहुत सारे बिजनेस होते हैं, लेकिन हर बिजनेस उतना बड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कोई बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया, कोई छोटे से लेवल पे है। तो कारण क्या है कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं यूजफुल इंसाइट्स। यूजफुल इंसाइट्स का मतलब एक यूजफुल टिप्स, यूजफुल टेक्निक्स, यूजफुल प्रोसीजर्स, मेथड्स जिनको यूज करके आप रियल में अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो, राइट। नंबर दो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी, जब आपको सब कुछ पता होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज कम होगा। हम बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो कि फोकस करेंगे किसके ऊपर की वेस्टेज मिनिमाइज हो ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, मनी एज वेल एज टाइम, इनकी बहुत वेस्टेज होती है। तो हम बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं फर्दर इन द चैप्टर, जिससे आपको समझ में आएगा कि यू शुड बी एबल टू मिनिमाइज द वेस्टेज। आप मिनिमाइज कर पाओगे वेस्टेज को और आप फर्दर आगे बढ़ पाओगे ग्रोथ की तरफ, टुवर्ड्स योर गोल, राइट। तो दीज प्रिंसिपल्स हेल्प्स to utilize the resources in the best possible manner. Number 3, scientific decisions. Obviously ये जितने भी principles हैं ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं और साइंटिफिकली बनाए गए हैं। तो अगर साइंटिफिकली बनाए गए हैं तो जो आपके डिसीजंस इनकी हेल्प से निकल के आएंगे वो भी बहुत साइंटिफिक आएंगे। अब हर बिजनेस तो साइंटिफिक डिसीजंस नहीं ले रहा, तो अगर आप साइंटिफिक डिसीजंस लोगे तो आप दूसरों से एक कदम आगे बढ़ पाओगे। तो दीज प्रिंसिपल्स अगर आप इन्हें अप्लाई करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, यूज करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो दीज प्रिंसिपल विल हेल्प यू to have a scientific approach in your business and to have a decision making
थ्रू अ साइंटिफिक मैनर, ठीक है ना, एक साइंटिफिक मैनर से आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। नंबर 4, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। अब बताओ समय बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? भाई साहब कल किसी और तरीके से हम लोग बात करते थे, आज हम किसी और तरीके से लोगों से बात करते हैं। पुराने समय में होता था कबूतर जा 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 मेरी चिट्ठी लेके जा, कबूतर चला गया जी, उसके बाद फिर डाकिया आ गया जी, डाकिया डाक लाया, वो चला गया अपना लेके सारा का सारा, वो लेटर्स पोस्ट करते थे लोग, उसके बाद फिर लोगों ने मीडिया SMS भेजने चालू कर दिए, फिर व्हाट्सएप आ गया, आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ गया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और वो टिंडर विंडर भी आ गया, पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं। तो बेसिकली समय के अनुसार लोग अपने आप को बदल रहे हैं, तो बिजनेस को भी तो बदलना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स इस तरीके से फ्रेम हुए हैं, इतने साइंटिफिक वे में बनाए गए हैं कि हम लोग एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स खुद को भी चेंज कर रहे हैं, बिजनेस पॉलिसीज भी चेंज कर रहे हैं, मैनेजमेंट खुद को चेंज कर रहा है और ग्रोथ हमें मिल रही है ना। जो नहीं बदलेगा भाई वो पीछे रह जाएगा। नंबर 5, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे बिजनेस की आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्लास 11th में भी आपने चैप्टर पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की सोसाइटी की टवर्ड्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कोई भी बिजनेस हो यार, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। तो प्रिंसिपल्स में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी स्पेसिफिकली बनाए गए हैं जो कि आपको सोशली सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं, सोशली सोचने की तरफ लेके जाते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा है। जैसे हमारे पास एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये बोलता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। हर एम्प्लॉय को, हर मैनेजमेंट में, हर इंसान को एक समान नज़र से देखा जाए। मतलब देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और एनी जेंडर, एनी कास्ट, एनी सेक्स, एनी कलर, एनी क्रीड, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो यार एक ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर सकता। तो वहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा तो सोसाइटी को एज अ होल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, सोसाइटी में सबको एक समान नज़र से देखा जा रहा है, तो बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहा है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इट हेल्प्स यू इन फुलफिलिंग योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। दूसरा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये भी फोकस करते हैं मैनेजमेंट में ट्रेनिंग पे, एजुकेशन पे और रिसर्च पे। हम सबको पता है कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। मैं कल भी अभी जब अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो मैं बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखो कितना बड़ा ड्रॉबैक है। मैंने आपको कोई चीज़ समझाई, अब मैंने ये प्रिंसिपल सारे समझा दिए, आपको समझ में आ गए, लेकिन आपको वहाँ पे समझाने का मौका नहीं है। आप एग्जाम में रटा रटाया लिख के आओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो आपको नहीं मिलेंगे। अब मेरे साथ कई ज़्यादा डिस्कशन मैं करता रहता हूँ लोगों के साथ, तो मुझे पता रहता है कि यार बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सब कुछ आता है, उनका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनके 100 में से 100 नहीं आएंगे। 100 किसके आएंगे? जिसे कुछ नहीं आता, कॉन्सेप्ट भी नहीं पता अगर उसको, लेकिन वो रट के अगर चला जाएगा ना तो उसके 100 आ जाएंगे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जितने टॉपर्स हैं वो सब रट्टू होते हैं, ऐसा नहीं है यार, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो इम्पोर्टेंस है वो रटने को भी उतना ही दिया गया है जितना समझने को दिया गया है, जबकि अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। समझने वाले इंसान को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैंने नहीं भी समझा हुआ, मेरे पास, मैं 12th में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आते थे, लेकिन मैं रट के गया था, वो मैं एग्जाम में लिखा है, मुझे पूरे नंबर मिल गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है यार, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है? रटने वाले तो बहुत है, लेकिन वो लाइफ में तो कहीं काम नहीं आते ना, मुझे बाद में भी वो समझने ही पड़े, तभी तो मैं आज आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। अगर मैंने ना समझे होते तो मैंने खुद भी रटे होते, मैं आपको भी कह रहा होता कि यार रट लो। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में एजुकेशन का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे है, बट स्टिल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है यार। जो समझ रहे हैं उनकी लाइफ में आगे बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। तो ट्रेनिंग पे, एजुकेशन पे और रिसर्च पे काफ़ी फोकस करा गया है, और प्रिंसिपल्स भी हमें इस तरीके के इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है और उस पर काम करने से आपको कितना ग्रोथ मिल सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंस थी कि अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो इसी वजह से प्रिंसिपल्स हमारे ज़रूरी हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं यार, देखो यहाँ ट्रेनिंग के बारे में बताया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, समय के साथ बदलने के बारे में, हेल्प करते हैं कि हम समय के साथ बदलें, साइंटिफिक डिसीजंस मिलने वाले हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कोई वेस्टेज नहीं होगा, और हमें पहले से ही यूजफुल इनसाइट्स पता रहेंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो क्यों नहीं करेगा। दैट इज वाई दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली अप्लाई करते हो, तो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, अपने अपने बिजनेस में अप्लाई करना, आपको 100% ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने खुद के बिजनेसेस में, राइट। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमने पढ़े।
अगली क्लास में अब हम इन प्रिंसिपल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में भी नंबर आए, और उसके बाद जब तुम बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर्स बनो, तो तुम लोग अपने बिजनेस को भी बड़ी लेवल पे लेके जा सको। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।